साल 2014 में जिस तरह के हालात कांग्रेस के सामने थे, आज उससे भी बदतर हालात भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो नहीं किया वो बीजेपी इस वक्त करने में जुटी हुई है। जहां जहां इनके खिलाफ विरोध होता है तो खुद आगे ना आकर सबसे पहले गोदी मीडिया के तमाम तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों को उतार देते हैं, यह साबित करने के लिए कि जो विरोध कर रहे हैं वो दरअसल देश विरोधी तत्व है। वो कांग्रेस या फिर विपक्ष के हाथों खेलने वाले लोग हैं। जेन ज़ी के नाम पर नेपाल की तर्ज पर तख्ता पलट करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि साल 2014 में इस देश की युवा पीढ़ी को जेन ज़ी कह के किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी साहब ने ही संबोधित किया था। वो बात अलग है कि आज वही जेन ज़ी आंखों में शूर की तरह चुभ रहा है, बीजेपी के लिए भी, मोदी के लिए भी, सरकार के लिए भी और इस देश की मीडिया के लिए भी। लेकिन इन सब के बीच जब घिरते नजर आते हैं तो इन्हें एक ही चीज याद आती है, जिहाद। जी हां, एक बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसे ही जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। सवाल एक ही है कि लोगों के सवालों के जवाब देने, अपनी तरफ से की जा रही कार्य योजना पर पलीता लगा उसके जवाब देने के एवज में हमेशा ये हिंदू मुसलमान वाला खेल क्यों करते हो? इसके आगे कुछ आता नहीं है क्या? आज आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर, मणिपुर से लेकर असम तक और असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वहां से लेकर लेह लद्दाख और उत्तराखंड तक जो कुछ हो रहा है उसको लेकर किस तरह का माहौल ये बीजेपी और गोदी मीडिया बना रहे हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिए, जो कुछ हो रहा है ये उल्टा इन पर बैठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं। हाँ, साल 2014 में नरेंद्र मोदी साहब का जलवा जलाल था। मसला यह मत सोचिए कि मोदी साहब के लिए लोग टूट पड़े थे, नहीं, मोदी साहब के लिए लोकप्रिय नहीं थे वो इतने। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में रही और उस पर जिस तरह के आरोप लगे, साल 2012 में अन्ना आंदोलन ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। एक बड़ा चेहरा बनकर नरेंद्र मोदी उतरे तो कांग्रेस से परेशान हो चुकी जनता एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा, और वो फ्रेश चेहरा देश की तरक्की के बारे में सोचे, इसी के तहत नरेंद्र मोदी साहब की तरफ पड़े थे। वो बात अलग है कि साल 10 साल बीते 2019 तक अपनी लच्छेदार बातों से मोदी और शाह ने इस देश को अपने तरीके से चलाते रहे। देश के युवा बहुत पसंद आते थे, युवाओं के लिए गीत गाने और कहानियां सुनाई जाती थी मंच से, मन की बात से लेकर हर तरह की बात होती थी। लेकिन साल 2024 आते आते ये सारी बातें हवा हवाई हो गई। साल 2024 का जनवरी का महीना नरेंद्र मोदी साहब ने इसी जेन ज़ी को, बिल्कुल शब्द के साथ बता रहा हूं, जेन ज़ी, जिसको लेकर आज गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे हैं, वही जेन ज़ी को अमृत पीढ़ी बताया था। अब यह देखना है कि इस देश की मीडिया प्रधानमंत्री की कही हुई बात को ही कैसे गलत साबित करने में जुटी है। क्यों? क्योंकि वही जेन ज़ी आजकल सवाल पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के नेताओं से। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब खुद को घिरा देखकर जिम्मेदार लोग हिंदू मुसलमान करने पर उतर आते हैं। यकीन मानकर चलिए, इन जिम्मेदारों से बेहतर तो गैर जिम्मेदार है, क्योंकि इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। आइए सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक बयान सुनाता हूं। बहुत वाजिब बयान है, सुन लीजिए। कितने परम ज्ञानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में रख रखे हैं और उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठा रखा है, देख लीजिए। अच्छा, नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले ही नकल प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी, हम नहीं करेंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई रोजगार मांगने आए, ये रोजगार आपका छीन लिया, ये रोजगार जिहाद है, ये मेहंदी जिहाद है, ये डांडिया जिहाद है, ये गरबा जिहाद है। क्या हो क्या रहा है सत्ता में? कुछ नहीं मिलता तो जिहाद है, ये कर दिया जिहाद है। क्या संवैधानिक पद पर क्या कर रहे थे इतने साल से? आप बताइए, बताइए हो क्या रहा था? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जिम्मेदारी के साथ सवाल का जवाब देना चाहिए कि नकल माफिया सक्रिय कैसे, किसने हक मारा, किसने पेपर लीक किया। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते माफी मांगनी चाहिए थी इस व्यक्ति को हाथ जोड़कर तमाम अभ्यर्थियों से। लेकिन नहीं, हमें तो हिंदू मुसलमान करके अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को, क्योंकि बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो फायदा है ना, बीजेपी का झंडा डंडा कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री ये आदमी बेरोजगार हो गया तो अपनी बेरोजगारी नहीं, अपनी सत्ता नहीं जानी चाहिए। सोचिए, जिहाद से जोड़ दिया, फिर कह दिया कि यही है भाई साहब, ये बयान आ गया इनका
कि जितने लोग हैं, जितने प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये प्रदर्शनकारी दरअसल इसलिए ये सनातन विरोधी टाइप के, बता रहा हूं उनका बयान। इनमें से आधे से ज्यादा तो होते हैं जिनका कोई परीक्षा से लेना देना नहीं, ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रहे हैं। अच्छा, तो लेना देना तो स्मृति ईरानी का भी नहीं था महंगाई से, उनके घर में तो आराम से सिलेंडर भी पहुंच, सिलेंडर लेकर क्यों बैठ रही थी? नेतागिरी कौन कर रहा था? आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। दरअसल इनकी हालत बहुत खराब है, इनके पास कुछ दिख नहीं रहा। और मैं फिर इनको सलाह देता हूं कि एक काम कर लो भाई, प्लीज मेरे कहने पर अपना सलाहकार बदलो, सलाहकार बदल लो, क्योंकि जिस जेनजी को दिन रात आप कोस रहे हो ना, वो आपके खिलाफ खड़ी है। जो दाव चलते हो उल्टा पड़ रहा है। आप यकीन मानकर चलिए, जब से इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, तब से इनके उल्टे दिन चल रहे हैं। जबकि इस देश हमारे सनातन परंपरा के हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, वो शंकराचार्य ने मना किया, शिवमूर्त है, मान जा मान जा मान जा। लेकिन जिस आदमी ने खुद को भगवान मान रखा हो, भगवान से ऊपर मान रखा हो, कहां सुनते? हालत देख रहे हैं। पिछले 1.5 साल का आपको पूरा लेखा जोखा दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हर जगह दाव उनका उल्टा पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह का। आप देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव खुलता है, पता लगता है कि बीजेपी का नेता खुल्लम खुल्ला इस देश के लोकतंत्र को कैसे नीचा दिखा रहा था। पता लगता है कि कैसे चोरी कर रहा था वोट की, पकड़ा जाता है कैमरे में। फिर इनका खुलता है चंदे वाला धंधा कि बीफ मत खाओ, ये गंदा है, वो गंदा है। सबसे पैसे टकार रही थी बीजेपी जानते हुए, ये इनका खुला। 2024 के लोकसभा चुनाव, हालत खराब होती गई। फिर आपस में भिड़ते नजर आए तमाम जगह, जहां जहां देखेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ऐसे ऐसी फटकार पड़ी कि कहना पड़ा हमने तो ना हम नहीं है 30 मार का, हमने कब कहा? जबकि बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पर बैठकर कह चुके थे हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे। ये इतने झूठे किस्म के हैं। अब ये देखिए, जेंजी चिल्लाते थे, आज जेंजी ने जब मोर्चा खोला तो जिहाद चिल्ला रहे हैं। बस इनका यही काम है। आगे देखिए क्या कह रहा है युवा, जरा सुन लेना इस व्यक्ति को। ये वही है जिन्हें आप जिहाद विहाद सब सुना रहे हैं, चले सुनिए। देखिए, ये इतना घिनौना शब्द है और युवा पीढ़ी के सामने, एक शिक्षित लोगों के सामने ऐसे शब्द निकाल ले आ रहे हैं। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है और धर्म तो पढ़े लिखे, मैंने कहा ना, जिस जेनजी की तारीफ इसे अमृतकाल पीढ़ी, अमृतकाल जनरेशन बताई थी, आप देख लीजिए। बस ये सवाल मत पूछना, आप सिर आंखों पे बिठाया जाएगा, किसानों को सिर आंखों पे बिठाया जाएगा, आप कुछ भी बर्बाद हो जाओ, लेकिन सवाल मत पूछना। सोचिए, इस देश के अंदर इतने गिरे हुए लोग मैंने देखे, जिन्होंने इस देश के किसान जो अन्नदाता होते हैं उनके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को। हो सकता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए साहिब अमेरिका से मैकडोनल्ड से मंगा देते हो पिज्जा और बर्गर वगैरह, ये सब तमाम चीजें, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक इसी अन्नदाता का उगाया हुआ अन्न खाता, उसे उग्रवादी तक बता रहे थे। अब इनको कह दूं, अब लव जिहाद की तर्ज पर अब ये बन गया है नकल जिहाद। इन बीजेपी के नेताओं को इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अब भी ये नहीं समझ पा रहे ये तुम्हारा रसातल है, तुम्हारे किए गए वादे, तुम्हारी फेंकी हुई बातें, तुम्हारे जुमरे, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है जेनजी। ये इस देश का युवा सवाल पूछना चाहता है, 11 बरस में मिला क्या? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।